एक तो है कि पिछला सप्ताह भारतीय जनता पार्टी के छीछा लेदर का सप्ताह रहा है और उसमें सबसे बड़ा कि मोदी, जो मोदी मोदी एक आइकॉन बने हुए थे, अपने आप विश्वगुरु कहते थे, वो नंगा हो गए। नंगा हुए विश्व के स्तर पर भी और देश के स्तर पर भी। हम पहले विश्व की बात करते हैं। विश्व में इनके साथ एक भी देश खड़ा नहीं हुआ। इन्होंने 88 देशों का दौरा किया और देश की इतनी संपदा इन्होंने लुटा दिया। विदेश मंत्री की जगह खुद भी हर जगह जाते रहे और इनके साथ एक भी आदमी खड़ा नहीं हुआ। ये तो सबसे बड़ी विदेश नीति की इनकी फेल्योर है। और दूसरी फेल्योर ये हुआ कि यह जो युद्ध तो हुआ नहीं, लेकिन युद्ध युद्ध करके युद्ध ये सीजफायर उन्होंने करवाया अपना ट्रंप से, और उसको बैलेंस करने के लिए जो भारत से डेलीगेशन भेजे, विपक्षियों का डेलीगेशन भेजे, वह भी बहुत ही बुरी तरीके से अपमानित हुआ है और उससे देश अपमानित हुआ है। क्योंकि उस डेलीगेशन का मकसद हमारे अंदर से भारत का पक्ष रखना नहीं था। उस डेलीगेशन का मतलब इनको यहाँ की राजनीति करनी थी और विपक्ष की एकता को तोड़ना इनका मकसद था। फल ये हुआ कि कांग्रेस के भी जो सबसे बड़े नेता थे दो, अपने सलमान खुर्शीद और थुरूर, उनको इन्होंने बेइज्जत किया है और एक तरीके से पूरे डेलीगेशन को इन लोगों ने बेइज्जत किया है। वहां जाकर के इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है। और यह अब तो स्पष्ट हो गया है कि विदेश नीति के माने में जो हमारे भारत की विदेश नीति थी, स्थापित विदेश नीति थी, उसका कहीं कोई चेंज नहीं हुआ। हमारे संसद में कहीं कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन उस विदेश नीति पर कोई काम नहीं हो रहा है, कोई चर्चा नहीं हो रही है और दुनिया के स्तर पर हमारी छीछा लेदर हुई है। और उसी संदर्भ में हम कहना चाहेंगे कि अभी G7 देशों की बैठक होने जा रही है कनाडा में, और उसके लिए ये वो बैठक 16-17 जून को होने वाली है। और अब तक भारत को उसके लिए निमंत्रण नहीं मिला है और ऐसी उम्मीद की जाती है कि भारत को परपजली निमंत्रण नहीं दिया जाएगा। इससे बड़ा अपमान भारत सरकार का या भारत देश का नहीं हो सकता। जो भारत देश 120 देशों का नेता हुआ करता था और दुनिया में अपनी एक साख रखता था, आज कनाडा के लोग, कनाडा जैसे लोग इस पे से इसको अपमानित होना पड़ रहा है। तो यह भी कहीं न कहीं से मोदी जी की वो जो विदेश नीति है उसका असर से दिखाई पड़ेगा। और पिछले 12 सालों में इन्होंने एक समझौता किया था, राफेल का समझौता किया था, और वह विवादास्पद समझौता था। तिगुना दाम पर इन्होंने खरीदा था राफेल को, लेकिन सच बात ये थी कि उसमें केवल और केवल लूट हुई थी, क्योंकि राफेल के रखरखाव का मामला जो था वो दिया गया था अंबानी को, और जिसका उन्हें कोई मतलब नहीं था। तो जैसे ही उसकी स्थिति आई है युद्ध में, जब उसकी टेस्टिंग की बात आई है, तो हमें फ्रांस ने उसमें धोखा दिया, हमें ये टेक्निक नहीं दिया उसका समय पर, और फल ये हुआ कि वह तो हमारे सेना का शौर्य था कि उसने अपनी इज्जत बचा ली। नहीं तो ये इनका राफेल और इनका विदेश मंत्री इनका स्वयं मुखबिरी करता है और अपने ही सेना के, अपने ही सैनिकों के जान माल से वो खिलवाड़ करने की कोशिश करता है। तो इस माने में भी हम भारतीय जनता पार्टी की छीछा लेदर देश में भी हुई है और दुनिया में हुई है। और आज की तारीख में भी ये लोग ये बताने को तैयार नहीं है कि हमारा कितना राफेल नष्ट हुआ, कितना राफेल आया, कितना राफेल हमारा यहाँ बचा हुआ है, और आने वाले दिनों में भी राफेल की क्या स्थिति होगी, इस पर कुछ भी ये लोग मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। तो और उसके बाद लेकिन राफेल का शेयर बाजार जिस तरीके से गिरा है, फ्रांस बुरी तरीके से औंधे मुंह गिरा है, तो उससे स्पष्ट हुआ है कि राफेल की भी साख गिरी है, फ्रांस सरकार की साख गिरी है, और भाजपा के ये जो छीछा लेदर है उसमें ये भी शामिल है। अब उसके बाद ये है कि भारत की सेना ने अपना इज्जत, अपना मान सम्मान स्वयं बचाने की भरपूर कोशिश की है, और शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी उसका उपयोग जिस तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, और सेना की वर्दी पहन करके अपना फोटो छपवा करके और उसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे हमारी सेना का अनुशासन है,
सेना बहुत कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि वो तो ये भारत सरकार के अंदर आती है। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों हमारे ये सेना प्रमुख लोग आए हैं और अपनी बात रखे हैं, या जो हमारी प्रवक्ता थी उन्होंने जिस शालीनता के साथ अपनी बातों को रखा, और उनकी बात को ये भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे छुटभैया लोग जिस तरीके से अपमानित करने का काम किए हैं, उससे भी भारतीय जनता पार्टी नंगी हुई है, उसकी साख गिरी है। तो उसकी साख क्या गिरी है? वो भारत देश की साख गिराया है इन लोगों ने, और पूरी दुनिया के पैमाने पर इसका इन लोगों ने छीछा ले दिया है। अभी फिलहाल एक चीज ये अपना ये हो रहा है कि एक तो ऑपरेशन सिंदूर लोग चलाए, तो उसको लेकर के बड़ी छीछा लेदर हुई, और तमाम पूरे देश भर में जहां इस तरीके की घटनाएं हो रही थी वहां मोदी जी चुनाव रैली कर रहे थे, एक बार भी पीड़ितों के घर नहीं गए, जम्मू कश्मीर में नहीं गए, ये पहलगाम में नहीं गए, ये मणिपुर तो दूर की बात रही, लेकिन वो जिस तरीके से जनता उठकर के सामने खड़ी हुई है और जगह जगह इनकी पिटाई हुई है इनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, तो इनके कार्यकर्ताओं में भी भयंकर क्षोभ है, जिसके चलते इनको वापस लेना पड़ा। अब ये लोग एक और ऑपरेशन इस बीच लोगों ने अपना शुरू किया है, ऑपरेशन नफरत। नफरत का बाजार, नफरत का चेंबर बना दिया है इन्होंने पूरे देश को, और समुदाय विशेष के लोगों को, अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों को, दलित पीड़ित उपेक्षित जनता की हत्याओं का दौर लगातार चल रहा है। और वही कारण है कि बस्तर में इन लोगों ने जिस तरीके से वहां के आदिवासियों की हत्या की है, वो कहीं न कहीं से आदिवासियों के खिलाफ खुला युद्ध इन लोगों ने छेड़ रखा है, जबकि आदिवासी नेताओं की तरफ से मांग की गई थी कि ये हत्याओं का दौरा बंद कीजिए और ये बम्बार्डमेंट दौर कीजिए, हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये लोग बात नहीं कर रहे हैं और आज की तारीख तक बात नहीं कर रहे हैं। इसमें एक सुखद बात ये हुआ है कि कम्युनिस्ट आंदोलन, नक्सल मूवमेंट के नाम पर ये लोग बस्तर में हत्याएं करते हैं, और नक्सल मूवमेंट से निकली पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले में इस बार अपना पिछले हफ्ते एक महत्वपूर्ण घटना हुई है। कम्युनिस्ट पार्टियों का आपस में विलय होता आज तक के दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं सुनाई पड़ा, लेकिन वह चीज यहाँ संभव हुआ है। अभी जो तो बिहार में एमसीसी का विलय हुआ था 31 मार्च को, और वो 9 सितंबर को, और 31 जून को महाराष्ट्र में लाल सेना पार्टी का विलय हुआ है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले में। यह एक शुभ संकेत है कि वामपंथी दल, मार्क्सवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टियां भी आपस में विलय के लिए सोच रही हैं। अब तक हम लोग मोर्चे की बात करते हैं, लेकिन मोर्चे से ऊपर उठ करके अब ये लोग अपनी ताकत का विस्तार करने के लिए वो है, और इन लोगों ने बस्तर में भी जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, उस हत्याओं पर गहरा रोष व्यक्त किया है। और अब आगे देखिए भारतीय जनता पार्टी या इनकी सरकार उसको कैसे क्या करती है। तो इस तरीके से, और पिछले दिनों गाजा में जिस तरीके से वहां पर नरसंहार हो रहा था, बच्चों को भूखों मारने की थी, और हम लोगों ने भी, बहुजन समाज ने भी, और भारत से तमाम ऐसे शांतिकामी लोगों ने आह्वान किया था कि वहां पर राहत सामग्री तो जानी ही चाहिए। ये एक सुखद सूचना है कि इटली से एक बड़ी मात्रा में राहत सामग्री वहां भेजने की सहमति बनी है। और एक चीज और हुआ है कि दुनिया के पैमाने पर जो ये यूएनओ से तो ये अमेरिका अपना हाथ खींच दिया, तो लेकिन अमेरिका से भी, ट्रंप से भी अब मोहभंग हो रहा है, और उनके जो सबसे बड़े सिपहसालार थे मस्क, उन्होंने भी ट्रंप से अपनी हाथ खींच लिया है। तो ट्रंप भी दुनिया के पैमाने पर और अपने देश में भी अलग थलग पड़ते हुए देखे जा रहे हैं, और उसके समानांतर जो एक ये संस्था बन रही थी नॉन अलाइन्ड मूवमेंट को तो इन लोगों ने खत्म कर दिया, जिसकी जिम्मेदारी भारत की थी ट्विटर चलावे।
ब्रिक्स एक बना था, ब्रिक्स को भी ट्रंप के दबाव में मोदी जी ने उसका भी सरेंडर कर दिया। लेकिन अभी पिछले दिनों चीन के नेतृत्व में जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ उस संगठन का गठन हुआ है, तो उससे भी एक उम्मीद बनी है कि दुनिया में एक बैलेंसिंग फोर्स बनने की ओर भी अग्रसर है। तो जहां एक तरफ इस तरीके की अभद्र बातें हो रही हैं, शोषण, दमन, उत्पीड़न की बातें हो रही हैं, चाहे वो निजी छोटे देश का हो या निजी समुदाय विशेष का हो, वहीं एकजुटता भी बन रही है, वामपंथी एकजुटता बन रही है, समाजवादी एकजुटता भी बन रही है, और जितने भी इस तरीके से जनतांत्रिक लोग हैं, उन सारे लोगों के बीच एकजुटता बनी है। तो यह कहीं न कहीं से एक सुखद ये संदेश है। और इन्हीं बातों के साथ हम पिछले सप्ताह धन्यवाद की तिवारी जी, आपने देश और दुनिया में क्या चल रहा है, किस तरह से वैचारिक लोगों की एकजुटता हो रही है और किस तरह से मोदी सरकार द्वारा देश की छिछालेदारी देश और दुनिया के पैमाने पे की जा रही है, उस पर विस्तार से प्रकाश डाला। आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण रही है। कुछ जरूरी सूचनाएं हमने बहुजन संवाद के माध्यम से अपने दर्शकों को देने की कोशिश की है, और जो घटनाएं हैं उन पर भी विस्तार से चर्चा की है। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। राकेश रंजन जी झारखंड से जुड़े हैं।